Hello everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn Geography, Class 6, NCERT. Chapter name is Major Landform of the Earth. ओके इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने वीडियो डाली है पार्ट 1 की, जिसमें मैंने माउंटेन और टाइप्स ऑफ माउंटेन के बारे में बताया है। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें आप और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आज हम लोग जानेंगे प्लेटो के बारे में, प्लेटो प्लेन्स के बारे में। इन बिंदुओं से हम लोग अवगत होंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लेटो के बारे में। ओके प्लेटो होते हैं, प्लेटो आर हाईलैंड्स विद द ब्रॉड एंड मोर और लेस फ्लैट सरफेस। ये कैसे सरफेस होते हैं? ये ज़्यादा ब्रॉड भी होते हैं और मोर और लेस फ्लैट होते हैं। ड्यू टू द फ्लैट टॉप्ड सरफेस, ये जो फ्लैट टॉप सरफेस होते हैं, दीज लैंड फॉर्म्स आर नोन एज द टेबललैंड्स। इसे हम लोग टेबललैंड्स कहते हैं। इन बिंदुओं पर भी आप ध्यान दें। देयर हाइट्स वेराई फ्रॉम ए फ्यू 100 मीटर्स। इनके जो हाइट्स हैं वह अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, यानी वो वेराई करते हैं कुछ ही 100 मीटर्स तक टू द 1000 मीटर्स तक। ओके आप इसे जानें। प्लेटो जो होते हैं जनरली हैव स्टेप स्लॉप्स। इसे भी आप गौर करें, इनके स्लॉप्स कैसे होते हैं। ओके स्टीप स्लॉप्स होते हैं ऑन बोथ साइड, दोनों किनारे। बट फ्यू प्लेटोज जो होते हैं हैव ए स्टीप स्लॉप्स होते हैं इन वन साइड एंड ए जेंटल स्लॉप्स होते हैं ऑन अदर। यानी इसके जो स्लॉप्स होते हैं उसे भी आप गौर करें, वह स्टीप होते हैं। लेकिन कुछ जो प्लेटो होते हैं वो तो स्टीप होते ही हैं स्लॉप्स, एक तरफ जो होते हैं वह जेंटल स्लॉप्स होते हैं, दूसरे तरफ। एग्जाम्पल के लिए आपने डक्कन प्लेटो का नाम सुना होगा, हैज़ बिन स्टीप एंड जेंटल स्लॉप्स। इसमें दोनों सम्मिश्रण है, एक तो ये स्टीप भी है, इसे भी आप गौर करें, और दूसरा ये जेंटल स्लॉप्स भी है। ओके आप समझ रहे हैं। इतना ऑक्यूपाई करता है, इसे भी आप गौर करें। 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, इतना क्षेत्र में प्लेटो है। दीज आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट, हर महादेश में प्लेटो पाया जाता है। ओके आप इसे भी गौर करें। लाइक माउंटेन्स प्लेटो में हैव बी यंगर। जैसे जो हमारे माउंटेन होते हैं वो यंगर होते हैं, ओल्ड भी होते हैं, उसी तरह से जो हमारे प्लेटो जो होते हैं वो यंगर भी होते हैं, ओल्ड भी होते हैं। दक्कन का जो प्लेटो है भारत में, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो जो है केनिया में, तंजानिया एंड युगांडा, एंड द वेस्टर्न प्लेटो जो है ऑस्ट्रेलिया में, आर द एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड प्लेटो। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यंग प्लेटो का एग्जाम्पल दीजिए और ओल्ड प्लेटो का एग्जाम्पल दीजिए, तो इन बिंदुओं को आप कह सकते हैं कि जैसे दक्कन का जो प्लेटो है भारत में, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो केनिया, तंजानिया, युगांडा, वेस्टर्न प्लेटो ऑस्ट्रेलिया का, ये सब एग्जाम्पल हैं ओल्ड प्लेटो के। ओके प्लेटोज आर द फॉलोइंग टाइप्स। पहला होता है इंटर मॉन्टेनी प्लेटो, इसे भी आप ध्यान दें। दिस प्लेटो आर पार्टली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय द माउंटेन। यह आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किससे घिरे रहते हैं? तो ये माउंटेन से घिरे रहते हैं। हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेटो जो होते हैं ऑन द अर्थ आर द इंटर मॉन्टेनी प्लेटो होते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप गौर करेंगे कि जो हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेटो जो हैं पृथ्वी पर वो कौन है? इंटर मॉन्टेनी प्लेटो हैं। जैसे हमने पढ़ा था तिब्बत के बारे में, तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेटो,
द वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेटो, इसे भी आप गौर करें, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इट इज़ नॉन ऑल्सो नॉन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसे संसार का छत कहा जाता है। ओके के 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 कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ अबाउट 4,000 to 6,000 मीटर है अबव द मेन सी लेवल से, यानी इसकी ऊंचाई जो मापी जाती है वो सी लेवल से ही मापी जाती है। तो करीब करीब 4,000 से लेकर 6,000 मीटर अबव है, यह किससे? समुद्री लेवल से। ओके है ना। दिस प्लेटो आर फॉर्म्ड एट द फुट हिल जोन ऑफ द ह्यूज माउंटेन। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरह से हैं। इनका जो निर्माण हुआ है वो पहाड़ के फुट इलाका जोन ऑफ ह्यूज माउंटेन में हुआ है। ये जो प्लेटो होते हैं लाई बिटवीन द माउंटेन रेंज में होते हैं, वन साइड एक तरफ, और सी और प्लेन ऑन द अदर साइड होते हैं। एक तरफ क्या होता है इसे भी आप गौर करें, ये किसके बीच में होते हैं? तो माउंटेन रेंज, माउंटेन की जो चोटियां उधर उस तरफ होते हैं, एक तरफ होते हैं, और एंड सी और प्लेन, आप ये भी कह सकते हैं कि समुद्र और मैदानी भाग दूसरे तरफ होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोलोराडो जो प्लेटो है इन नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोलोराडो प्लेटो जो कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका में है। पैटागोनिया का जो प्लेटू है वह साउथ अमेरिका में है। आर द एग्जाम्पल ऑफ पाइडोमेंट प्लेटू के ये एग्जाम्पल हैं, इसे भी आप ध्यान दें। कॉन्टिनेंटल प्लेटो हैं उसे भी आप गौर करें। दिस प्लेटो राइज अब्रप्टली फ्रॉम द लो लैंड्स ऑफ द सी। ये अचानक जो है लो लैंड ऑफ द सी से इनका निर्माण होता है। ये उदित कहाँ से होते हैं इसे भी आप गौर करें। लो लैंड्स और द सी। दक्कन प्लेटू जो है या छोटा नागपुर का जो प्लेटो है इंडिया में, वेस्टर्न प्लेटो है ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो है अफ्रीका में, आर द मेन कॉन्टिनेंटल प्लेटो के विश्व में ये सब प्लेटो जाने जाते हैं। देखिए आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि कॉन्टिनेंटल प्लेटो के बारे में आप बताएं, तो आप कह सकते हैं दक्कन प्लेटो है कॉन्टिनेंटल प्लेटो, छोटा नागपुर का प्लेटो है इंडिया में, वेस्टर्न प्लेटो है ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो है अफ्रीका में, आर द मेन कॉन्टिनेंटल प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, ओके। हम लोग जानेंगे प्लेटो के एडवांटेज के बारे में, उसके लाभ के बारे में, उसके प्रयोग के बारे में। प्लेटो आर रिच इन मिनरल्स, यहाँ मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है। मैनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटो एरिया। बहुत से माइनिंग एरिया विश्व में जो है वह कहाँ है? प्लेटो यानी पठारी जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। ओके, प्लेटो आर ह्यूज सोर्स ऑफ गोल्ड एंड डायमंड। प्लेटो में बहुत ज़्यादा आपको सोना और हीरा पाया जाता है। वेस्टर्न प्लेटो जो है ऑस्ट्रेलिया के और अफ्रीका के जो प्लेटो हैं आर द वर्ल्ड फेमस गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए जाने जाते हैं। भारत में है कोलार, पन्ना एंड द अनंतपुर आर द फेमस गोल्ड, यहाँ सोने की खाने हैं, डायमंड की खाने हैं भारत में, दैट लाई इन द दक्कन प्लेटो में ये सब स्थित हैं। इसे भी आप गौर करें, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, द दक्कन प्लेटो, दक्कन जो प्लेटो हैं वो आर फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। आपसे प्रश्न किया जाएगा दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप कह सकते हैं ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। दे प्रोवाइड इजीनियस रॉक, इनका निर्माण अग्नि चट्टानों के द्वारा हुआ है। विच आर द मेन सोर्स ऑफ द ब्लैक सॉयल, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। आपको पता है ब्लैक सॉयल क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्लैक सॉयल इज़ यूजफुल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। आज जितनी भी कॉटन कल्टीवेशन होती है वह ब्लैक सॉयल में होती है। और ये कहाँ मिला है?
ये इसकी रचना कैसे हुई है? वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा हुई है, इसे भी आप ध्यान दें। When the river fall down from the high plateau, they form the waterfalls. जब नदियाँ ऊपर से गिरती हैं, पठारी क्षेत्रों से गिरती हैं, तो वह वाटरफॉल का निर्माण करती हैं। वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑरिजिनेटेड होता है बाय द फॉलिंग ऑफ वाटर। जब पानी बहुत ऊपर से गिरता है तो विद्युत ऊर्जा का उत्पत्ति वहाँ से होता है। इस पॉइंट को आप समझ गए। हम लोग 5 नंबर पॉइंट को जानेंगे। इन आवर कंट्री हुंड्रू वाटरफॉल का नाम आपने सुना होगा, है ना? छोटा नागपुर में है, स्वर्ण रेखा नदी पर, छोटा नागपुर प्लेटो। एंड द जॉग फॉल का नाम भी आपने सुना होगा, श्रावती कर्नाटका में नदी पर है। आर सिग्निफिकेंट वाटरफॉल हैं दैट आर यूज्ड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। एक तो हुंड्रू जो रांची के पास है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ये आता है, स्वर्ण रेखा नदी। और एक है जॉग फॉल रिवर ऑफ श्रावस्ती जो कर्नाटका में आता है, यहाँ पर भी जलप्रपात हैं। दैट आर यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से उत्पादन होता है, कितने ऊपर से ये सब जो वाटरफॉल फॉल डाउन हो रहे हैं। यहाँ हुंड्रू वाटरफॉल के बारे में दिया है, छोटा नागपुर में जो स्थित है, किस तरह से वाटर फॉल कर रहे हैं प्लेट्यू से, है ना, प्लेटो से, ये आप देख सकते हैं। ओके, बारे में आप जाने। दे कैन बी डेवलप्ड एज ए प्लेसेस ऑफ द टूरिस्ट एंड डेस्टिनेशंस और कोस्टल एरिया ऑफ द डक्कन प्लेटू। देखिए डक्कन प्लेटू एक तो कोस्टल एरिया में भी है और टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा स्थान होता है। टूरिस्ट वाटरफॉल को और जो उस स्थान पर जो सराउंडिंग एरिया है उसको देखने टूरिस्ट चले आते हैं। अब आप 7 नंबर पॉइंट को जानें। 7 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? प्लेटो जो होते हैं रिच इन कोल एंड मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं, कोयला और मैग्नीज के लिए, आयरन के लिए, लाइमस्टोन के लिए। एग्जाम्पल के लिए जो सबसे बड़ा ह्यूज रिजर्व है मिनरल का, छोटा नागपुर प्लेटू में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर में। कोयला और मिनरल्स इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। का निर्माण जो है वह वर्ल्ड में कंपोज्ड हुआ है हार्ड रॉक से, देयरफॉर लेस फेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट देन प्लेन एरिया। यहाँ लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। जितना ज़्यादा लोग प्लेन एरिया में रहते हैं उस एरिया में लोग नहीं रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पठारों का निर्माण हुआ है वो कठोर पठारों से हुआ है, इस कारण से। ओके, हम लोग इसके लिमिटेशन के सेकेंड पॉइंट को जानेंगे। फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑन द प्लेटो डिपेंड ऑन द रेनफॉल। अब यहाँ पर जो फार्मिंग होता है वो पूरा वर्षा पर डिपेंड है। इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ रेनफॉल दे आर नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। अगर यहाँ वर्षा नहीं हुई तो लोग यहाँ निवास नहीं कर पाएंगे। यानी टोटल ये वर्षा पर डिपेंड है। ये इसके निगेटिव पॉइंट है। ओके, आप समझ रहे हैं इन बातों को? ठीक है। प्लेन्स आर लो लेइंग फ्लैट होते हैं, स्ट्रेचेस होते हैं लैंड। जनरली दे आर नॉट मोर देन 200 मीटर्स। ये 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होते हैं। 200 मीटर्स above the main sea level. The plains are usually formed by the deposition of slate. इनका निर्माण कैसे हुआ? स्लेट से और सेडिमेंट से। इसे भी आप गौर करें। ये स्लीट और सेडिमेंट कौन लेकर आता है? तो ये नदियाँ लेकर आती हैं, और नदियों की सहायक जो नदियाँ हैं वो लेकर आते हैं, ट्रिब्यूटरीज लेकर आती हैं। ओके, प्लेन्स कैन बी एक्सट्रीमली फ्लैट। प्लेन्स फ्लैट हो सकते हैं और स्लाइटली रोलिंग भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। बहुत से मैदानी भाग बहुत उर्वरक हैं एंड यूजफुल हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। हम लोग जानेंगे किन नदियों के किनारे कौन से मैदानों की रचना हुई है और कौन से मैदान बहुत ही फर्टाइल हैं।
इसे भी आप गौर करें। जैसे कि गैंगेटिक प्लेन जो है इंडिया में, इंडस प्लेन है, नील वैली है, यांगसी प्लेन है चाइना में, पेरिस प्लेन है नॉर्थ अमेरिका में। ये सब जो है ये नदियों के किनारे इनकी रचना हुई है। हम लोग जानेंगे यूजेस और एडवांटेज ऑफ प्लेन्स। क्या क्या लाभ हैं मैदानी क्षेत्रों के। पहला, प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल, देयरफॉर दे आर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, देयर क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। इनके क्लाइमेट सुटेबल हैं, मानव यहाँ निवास करते हैं, क्योंकि यह इनके मानव के लिए जो क्लाइमेट है वो काफ़ी सुटेबल है। तीसरा, द कोस्टल प्लेन्स हैव ए सी पोर्ट्स, हार्बर्स, इसे भी आप गौर करें, लेक्स एंड द लेगून्स। दीज एरिया है फर्टाइल। ये जो डेल्टा क्षेत्र है बहुत फर्टाइल एरिया होता है, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। तो स्वाभाविक है जब उर्वरक एरिया है तो वहाँ तो इंसान का निवास होगा ही, इसे भी आप ध्यान दें। 4 नंबर पॉइंट को हम लोग जाने, प्लेन्स आर फ्लैट विच मेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्लेन्स जो होते हैं बहुत ही फ्लैट होते हैं, जहाँ पर निर्माण हो सकता है ट्रांसपोर्ट का, नेटवर्क का बहुत ही आसानी से। मैदानी जो क्षेत्र है वो डेंस नेटवर्क होते हैं रोड के और रेलवेज के। 5 नंबर पॉइंट, रिवर्स फॉलोइंग अक्रॉस द प्लेन्स आर यूजफुल फॉर नेविगेशन और इरिगेशन। नदियों के माध्यम से हम नेविगेशन भी करते हैं और इरिगेशन सिंचाई भी करते हैं, और नाव भी चलते हैं, आप देखते होंगे स्टीमर भी चलते हैं। ओके। 6 नंबर पॉइंट को हम लोग जानेंगे, देर आर ग्रेटर फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रेड। यहाँ व्यापार के बहुत ही ज़्यादा उपयोग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सो दैट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट सिटीज़ सिचुएटेड ऑन ए प्लेन। आपको पता है ना, सभ्यता का विकास मैदानी किनारे यानी मैदानी क्षेत्रों में और नदियों के किनारे ही हुआ है। ओके। प्लेन्स प्रोवाइड मोर फ्लैट। 7 नंबर पॉइंट को आप जाने, प्लेन्स प्रोवाइड मोर फ्लैट लैंड दैट इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग। यहाँ पर फ्लैट लैंड होने के कारण आप बिल्डिंग बनाने के लिए काफ़ी सुयोग्य है, फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड फॉर कल्टिवेशन। ओके। सिंस प्लेन्स प्रोवाइड एव फेवरेबल कंडीशन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, आप कह सकते हैं कि जो मैदानी इलाका है वो काफ़ी फेवरेबल है, किसके लिए, मानव के लिए। ओके। दीज आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा जनघनत्व है इस क्षेत्र में विश्व का। प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ 1/3 ऑफ द वर्ल्ड लैंड। विश्व के लैंड का 1/3 भाग क्या है, वह प्लेन्स मैदानी क्षेत्र है, जो सपोर्ट करते हैं अबाउट 3/4 वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये मदद करते हैं। खास करके इन इंडिया ऑल्सो द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। यानी इंडो और गंगा जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है इस क्षेत्र में, खास करके भारत में। ओके। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी। ओके। इंडो गैंगेटिक प्लेन। अब जो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो इसका लैंड फॉर्म्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके। आप इसे भी गौर करें। ओके। वेरियस टाइप्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। आपको पता है अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी के सरफेस पर। दे प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। मानव के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। मैन इज यूजिंग द लैंडफॉर्म टू मीट हिज डिफरेंट नीड्स। मानव अपने अलग अलग ज़रूरतों को इस लैंडफॉर्म्स के माध्यम से ही पूरा करता है। बट ही इज एक्सप्लॉइटिंग द लैंडफॉर्म्स एट ए लार्ज स्केल। आज इंसान शोषण कर रहा है अपने लैंडफॉर्म्स को, विच इज़ रिजल्टिंग इन द मिस यूज़ ऑफ लैंडफॉर्म्स। जिसके कारण क्या हो रहा है, लैंडफॉर्म्स जो हमारे हो रहे हैं वो मिस यूज़ हो रहा है। इसे भी आप गौर करें। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज अ पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग मिस यूज ऑफ लैंडफॉर्म्स। जनसंख्या बढ़ने से हम अपने पेड़ को काट रहे हैं, अपने लैंडफॉर्म्स को बर्बाद कर रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग, ओवर कल्टिवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 3 पॉइंट को तो आप गौर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लैंडफॉर्म्स को कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं जनसंख्या बढ़ने के कारण से। आपने पहले पॉइंट देख ली,
इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे डिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट लीड्स टू द डिजर्टिफिकेशन। यानी अगर आप जंगलों को काट देंगे तो जंगल ही नष्ट हो जाएंगे, तो मानव कैसे रहेगा और प्राणी कैसे रहेंगे, और भी जो प्राणी हैं, और धीरे धीरे ये जो हमारा ज़मीन है वो डिज़र्ट में बदल जाएगा। लैंडफॉर्म्स आर नॉट ओनली द अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। लैंडफॉर्म ना केवल ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा अफेक्टेड होता है, बट दे ऑल्सो गेट डैमेज बाय द नेचुरल कैलेमिटीज़। या नेचुरल कैलेमिटी से भी डैमेज होता है। अब नेचुरल कैलेमिटीज़ में क्या क्या आती हैं इसे भी अब जानें। अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनो होता है, सुनामी होता है, फ्लड्स होते हैं। दे ब्रिंग ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये बहुत नुकसान करते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी को, इसे भी आप गौर करें। ओके स्टेप उठानी पड़ेगी आपको, सो दैट वी कैन सेव आवर लैंड फॉर्म्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हम आने वाले भविष्य के लिए इस लैंड को बचा सकते हैं। पहला, वी शुड बी फुल्ली अवेयर अबाउट द सच नेचुरल क्लैमिटीज़। हमें अवेयर होना पड़ेगा इन प्राकृतिक विपदाओं से। एंड टेक ऑल मिटिगेशन मेजर। हमें वह सब मेजरमेंट करने पड़ेंगे सो दैट देयर बैड इफेक्ट कुड बी लिसन, ताकि इसके बुरे प्रभाव को कम किया जा सके। ओके वी शुड नॉट मिस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ए लैंड और वाटर। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मिस यूज़ नहीं करनी है, खास करके लैंड को और वाटर को। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वी शुड नॉट कंस्ट्रक्ट हाउसेस ऑन फर्टाइल लैंड। हमें ऐसे जगह जहाँ उर्वरक ज़मीन है वहाँ वैसे जगहों पर हमें कंस्ट्रक्ट नहीं करना है घरों को। ओके वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन लैंड। हमें नहीं फेंकना है गार्बेज को ऑन लैंड और वाटर में। ओके आप समझ रहे हैं। वी शुड नॉट कट ट्री। हमें नहीं काटना पेड़ अननेसेसरली। वी शुड प्लांट ट्री। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगानी है। हमें अननेसेसरली पेड़ कभी नहीं काटना है, हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। ओके लैंडफॉर्म्स आर द ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंडफॉर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े गिफ्ट हैं हमारी प्रकृति के, मानव के लिए भी और प्रकृति के लिए भी। वी शुड नॉट मिस यूज़ देम टू फुलफिल आवर सेल्फ नीड्स। हम अपने स्वार्थ के लिए इन प्राकृतिक चीज़ों का सर्वनाश ना करें, विध्वंस ना करें। ओके स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो कंप्लीट हो गया, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।